अ, आज हम एक बहुत ही फिज़िक्स के बहुत ही बेसिक से टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ना जब इंटीग्रेशन सिखाया जाता है तो जो उनको मास्टर जी होते हैं, जिनके पास वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो मास्टर जी बोलते हैं कि समय के साथ तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। अब सिर्फ ये बता देना कि समय के साथ तुमको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, भैया कितना समय लगेगा मुझे ये जानना है किस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है, ये जानने के लिए, ठीक है, कि किस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है, ये जानने के लिए ही अगर मुझे समय लगेगा तो कितना समय लगेगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस से आ जाएगा, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो आज ना एक बहुत ही मोटा मोटी मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो मुझे मेरी श्रीमती जी ने बोला कि बाज़ार से आलू खरीद करके लाना है, ठीक है। मैं गया बाज़ार और कुछ भाव से मैंने आलू खरीद के ला लिया। अब घर आते ही मेरे को श्रीमती जी ने पूछा कि भैया कितने पैसे दे करके आ गए, ठीक है, उस सब्जी वाले को कितना पैसा दे करके आ गए। तो मैंने बता दिए कि मैंने कुछ 5 किलो आलू खरीदे थे 4 रुपए के भाव से। तो श्रीमती जी को समझ में आ गया कि ठीक है भैया इसने 20 रुपये दिए होंगे। तो उसने मेरे को बोला कि 20 रुपये ही तो दिए हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं दिए उसको, ठीक है। अगले दिन श्रीमती जी को थोड़ा भरोसा हो गया कि नहीं ये बंदा काम का है, ये काम कर सकता है। तो अगले दिन उन्होंने मेरे को क्या बोला कि बाज़ार जा कर के कुछ टमाटर खरीद लाइए, कुछ मटर खरीद ले आइए और एक और सब्ज़ी खरीद लेते हैं, कुछ प्याज खरीद करके ले आइए, ठीक है। मैं गया, मार्केट से मैंने बताया, जैसे मेरी श्रीमती जी ने बताया था, कितना टमाटर खरीदना है, कितना मटर खरीदना है, कितना प्याज खरीदना है, मैंने खरीद दिया, ठीक है। घर जा कर के मैंने फिर से वही काम किया। मैंने क्या किया, पर केजी का भाव अपने श्रीमती जी को बता दिया और कितने केजी मैंने खरीदा था ये मैंने बता दिया। फिर से श्रीमती जी ने मेरे को टोटल करके बता दिया कि भैया सब्जी वाले को इतना ही पैसा तो दिए होंगे, इससे ज़्यादा तो पैसा दे करके नहीं आ गए। तो मेरे को उसने बता दिया, ठीक है। मेरे को लगा वाह, मेरी जो श्रीमती जी है वो तो काफ़ी होशियार है, ठीक है, इससे बच पाना तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपनी श्रीमती जी को सोचा कि क्यों ना इसका नॉलेज टेस्ट किया जाए। तो अगले दिन, ठीक है, मेरे को श्रीमती जी ने कहा कि आपको बाज़ार से गेहूँ खरीद करके लाना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सब्ज़ी और प्याज ही थोड़ी पकाएंगे, रोटी भी तो पकाना है साथ में, तो ठीक है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी श्रीमती जी का IQ टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो मैं चला गया अपने फ्रेंड के पास, जो जो दुकानदार था वो मेरा दोस्त है, मैं चला गया उसके पास। उसने मेरे को बोला कि कुछ मेरे दुकान में ना कुछ 70-75 वेराइटीज़ के गेहूँ है, ठीक है, और सबका रेट जो है वो अलग अलग। मैंने बोला ठीक है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम क्या करो, ये जितने भी वेराइटी तुम्हारे पास गेहूँ के हैं ना, सबके कुछ कुछ अमाउंट पैक कर दो, ठीक है, सबके कुछ कुछ अमाउंट पैक कर दो, ठीक है। और उसमें जो उसका नेट वजन है वो मत स्पेसिफाई करना, ठीक है। क्या करो, कुछ कुछ हर जो गेहूं की बोरी है उसमें कुछ मन डालो, दूसरे वाले से कुछ डालो, तीसरे वाले से कुछ डालो, ऐसे जो तुम्हारे पास 70-75 वैरायटी के गेहूं थे ना उसमें से कुछ कुछ निकालो और डाल दो, ठीक है। अच्छा, और उसने क्या किया, एक थाली में मेरे को 4 केजी गेहूं बांध करके दे दिया, ठीक है। और मैंने उसको क्या बोला कि हर एक गेहूं का जो सैंपल है ना, मुझे क्या करो एक चार्ट लिस्ट बना करके हर एक गेहूं के दाने और उस दाने के करस्पॉन्डिंग जो उसका दाम है उस गेहूं का वो लिख करके मेरे को दे दो, ठीक है। मैं घर गया। अच्छा, एक और काम मैंने क्या किया, गेहूं के दाने का जो माप है, जो गेहूं का दाने का जो मेजर है वो मेजर लेने के लिए मैंने क्या किया, सोनार की दुकान से एक अच्छी सी वेइंग मशीन ले ली, जो मेरे को क्या माइक्रोग्राम मिलीग्राम तक मेरे को बता सकता था, ठीक है। इतना मैंने किया। घर जा करके मेरी श्रीमती जी ने फिर से पूछा कि गेहूँ ले आए, मैंने बोला कि हाँ भाई ला दिया है मैंने गेहूँ, देख लो। और उसने फिर से पूछा कि ठीक है कितने लाए हैं और किस भाव पे लाए हैं। तो मैंने क्या किया, वो जो चार्ट लिस्ट था मैंने चार्ट लिस्ट निकाला और अपनी श्रीमती जी को दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप श्रीमती जी को क्या बोला कि कितने पैसे हुए हैं ये जोड़ करके तुम बता देना, तो उतने पैसे मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोस्त को दे आऊँगा। अभी मैंने उसको कुछ पैसे वैसे नहीं दिए हैं, मैंने उसको बोल दिया है कि जो भी तुम्हारा कुल पैसा होगा वो एक बार मेरी श्रीमती जी हिसाब कर दे, फिर मैं तुमको वो दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम सोचोगे तो ये गेहूं वाले में ना एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है,
इस गेहूं वाले को अगर तुम देखोगे तो एक तो हमारे पास जो वेराइटी ऑफ गेहूं है वो एक तो बहुत ज़्यादा है, कुछ 70-75 वेराइटीज़ की गेहूं है, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि टोटल पैसे कितने देने हैं, उस ग्रॉसरी वाले को टोटल पैसे कितने देने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक गेहूं का वजन लेना पड़ेगा, उस गेहूं के वजन के हिसाब से, ठीक है, उसका क्या प्राइस है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा ना मेरे को वो जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेहूं के दाने वहाँ पर है उसके लिए करना पड़ेगा। मतलब हर गेहूं के दाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसका प्राइस लिखूंगा, प्राइस कितना है, उसका वजन कितना है, मल्टीप्लाई करूँगा। सेकंड गेहूं का दाना लूँगा, उसका प्राइस लूँगा, उसका वजन देखूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं एडिशन करूँगा ना, तब जा कर के मेरी जो श्रीमती जी है वो बता पाएगी कि भैया इस 4 किलो गेहूं के आपको इतने पैसे दुकानदार को देने हैं। अच्छा, अब ये जो सिनेरियो मैंने यहाँ पे रखा है उसी से मिलता जुलता सिनेरियो हम क्या करते हैं, अपने थोड़े फिजिक्स में लेकर के आते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि मुझे क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जब मैं जानता हूँ कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मान लिया जाए जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फोर्स वेक्टर के साथ पैरेलल है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएगा तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब मैं 3 सिनेरियो आपको देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है, मान लो s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है। s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 से लेकर के डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4 तक जो फोर्स है ना वो हमेशा कांस्टेंट है। और कितना फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ऐसा मान लेते हैं कि वो जो है वो 5 न्यूटन का है। तो अगर 0 से लेकर के 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लगातार कांस्टेंट है, और अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं कि वर्क डन कितना हुआ है, तो तुम सीधा सा बोलोगे सर फोर्स का जो डेफिनेशन, जो वर्क डन का डेफिनेशन है वो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनके बीच का वेक्टर एंगल पता है, तो आराम से बता देंगे कि जो वर्क डन है वो 5 इंटू 4 मतलब 20 न्यूटन का है, ठीक है। चलो मैंने बोला कि वाह बहुत समझदार बच्चे हैं भाई, एकदम आसानी से उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 0 से लेकर के 1 मीटर के मार्क तक जो फोर्स है वो कुछ तो 2 न्यूटन का है। 0 से लेकर के 1 मीटर के मार्क में जो फोर्स है वो कुछ तो कांस्टेंट है और वो 2 न्यूटन का है, सॉरी 2 न्यूटन का है। 1 मीटर के मार्क से लेकर के 3 मीटर के मार्क तक जो फोर्स है वो कुछ तो कांस्टेंट है फिर से, और वो 4 न्यूटन का है, ऐसा मान लेते हैं। और 3 मीटर के मार्क से लेकर के 4 मीटर के मार्क पे जो फोर्स है वो फिर से क्या है, वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट है कुछ मान लेते हैं 5 न्यूटन का है। अब मैं अगर बोलूँ कि s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 4 तक अगर तुमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बोलोगे ठीक है सर, अभी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या करते हैं, 0 से 1 वाले मार्क में जो मैं देख रहा हूँ कि 0 से 1 वाला जो मार्क है उसमें जो फोर्स है ना सर वो 2 न्यूटन का है, तो फोर्स पता है मेरे को। 0 से 1 वाले में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर का होगा, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि 0 से 1 वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 2 जूल का, ठीक है। फिर सर मैं ये भी देख रहा हूँ कि s इज इक्वल टू 2 से लेकर के s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1 से लेकर के s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3 तक जो फोर्स था वो फिर से कांस्टेंट था। तो अगर एक s इज इक्वल टू 1 से लेकर के s इज इक्वल टू 3 तक अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर से यहाँ पे वर्क डन निकाल लेते हैं। फिर से वर्क डन के लिए क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। फोर्स कुछ 4 न्यूटन का था, डिस्प्लेसमेंट कुछ 2 मीटर का हो रहा है, 2 मीटर का है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है सर, वेरी नाइस। और जो लास्ट वाला जो हमारा गैप था उसमें s इज इक्वल टू 3 से लेकर के s इज इक्वल टू 4 तक, इसमें मैंने बता दिया कि जो फोर्स अप्लाइड है वो कुछ तो 5 न्यूटन का है, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी वर्क डन निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1 कर देंगे तो 5 आ गया। पहले वाले में 2 आया था, दूसरे वाले में 8 आ गया, लास्ट वाले में 5 आ गया। इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। बहुत ही आसान चल रही थी सर दुनिया, ठीक है। अब दुनिया इतनी आसान चले, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बोला कि ठीक है अगर ऐसा है कांस्टेंट फोर्स को तो निकाल ले रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो फोर्स है ना वो कुछ तो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, जो फोर्स है वो कुछ तो s स्क्वायर प्लस 2 का दे रखा है। मतलब 0 से लेकर के 4 तक
जो फोर्स है, इस बार उसने आपको वैल्यू नहीं दिया है, उसने आपको ऐसा बोला है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर f जो है वो s स्क्वायर प्लस 2 का दे रखा है, मान लो अगर आप इस इक्वेशन में s के प्लेस में 0 पुट करते हैं ना, तो जब s 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस सिनेरियो पे देखो जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो फोर्स का वैल्यू आ रहा है 2 का। ठीक है, इसी तरह से मान लो तुमने s को ले लिया 2, s को अगर तुम 2 ले लोगे, इस सिनेरियो में अगर तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे तो जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 प्लस 2 हो गया 18 फाइनली। ठीक है, s इज इक्वल टू 4 रख करके देखते हैं, s इज इक्वल टू 4 रख करके अगर देखेंगे तो जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है, अब वर्क डन कैलकुलेट करना था, 0 से लेकर के 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, तो एक हमारे जो बहुत ही अत्यंत चालाक, बहुत ही अत्यंत समझदार बच्चे थे, उसने स्टूडेंट था, उसने बोला कि ठीक है सर, आपको वर्क डन चाहिए तो आप क्या करो, s इज इक्वल टू 4 का फोर्स तो आपको पता ही है, s इज इक्वल टू 4 में जो फोर्स है वो 18 न्यूटन का है, आपने कैलकुलेट करके रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है 4 न्यूटन का है, और आप मल्टीप्लाई करके बता दो। तो उसने बोला कि 18 इंटू 4 कर दो, 72 जूल्स का वर्क डन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने कैलकुलेशन कर तो दिया उसके बोलने पे, लेकिन ऐसा करते ही s इज इक्वल टू 1 वाला जो फोर्स था, s इज इक्वल टू 2 वाला फोर्स जो था, s इज इक्वल टू 1.11 वाला जो फोर्स था, s इज इक्वल टू 2.00001 वाले फोर्स थे, ये जो सारे फोर्सेस थे। अब 0 से 1 के बीच में बहुत सारा गैप हो सकता है, 0 से 1 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर है सर, s का वैल्यू तो इन्फिनाइट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो ये सब क्या हो गए, नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? ये नाराज हो गए क्यों? क्योंकि हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला गया है, और हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया है, ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, उससे क्या हो गया, जो हमारा s इज इक्वल टू 4 वाला है वो तो खुश हो रहा है भाई कि हाँ भाई चलो वर्क डन मिल गया, वर्क डन मिल गया, लेकिन बाकी नाराज हो गए, और ये नाराज होकर के चले गए जज के पास। ठीक है, अच्छा, अब जज को ये जो s इज इक्वल टू 1 था, s इज इक्वल टू 2 था, 2.1 था, 3.1 था, ये लोग जाके वहाँ पे रोना गाना अपना करना स्टार्ट कर रहे हैं। जज साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। ठीक है, तो जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने मुझे कॉल किया, बोला कि भैया देखो ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बताओ यार मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, मैंने जज साहब से पूछा भाई कि क्यों सर, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या साइंस वाले नहीं हो क्या, आप कॉमर्स वाले हो क्या? तो जज साहब ने चुपके से बोला कि हाँ भाई मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, साइंस तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने बोला कि ठीक है जज साहब, आपको भी समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको भी समझा दिया जाएगा। तो जज साहब को मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो जज साहब, आपको क्या करना है, एक ज़मीन खरीदना है। ठीक है, कुछ 100 एकड़ की ज़मीन थी जो आपको खरीदनी है। ठीक है, लेकिन उसका जो रेट है ना, वो ज़मीन का जो रेट है वो इस हिसाब से है कि जो ज़मीन से जस्ट लगा हुआ जो ज़मीन है उसमें पर डिसमिल का जो रेट है वो है कुछ 1 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, रोड से थोड़ा और आगे जाएंगे, वहाँ पे जैसी पर डिसमिल का जो रेट होगा वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा कुछ 0.5 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो 0.25 हो जाएगा, और ऐसे ही फाइनली बहुत दूर जाते जाते जो पर डिसमिल का रेट है वो मान लो कुछ तो 20-25 रुपए का हो गया है। ठीक है, अब जज साहब से बोला गया कि इस पूरे जो प्लॉट था, जो उसका मैंने आपको ब्यौरा दिया है, इसका आपको क्या करना है, प्राइस बताना है। तो किसी एक ने बता दिया कि जो प्राइस है वो हो जाएगा 1 करोड़ इंटू जो भी लैंड का एरिया था। जज साहब बोले क्या पागल हो गया है क्या, 1 करोड़ तो सिर्फ पहले वाले ज़मीन का प्राइस था, बाकी का तो प्राइस बहुत कम है। तो मैंने जज साहब को बोला सर यही तो प्रॉब्लम है, यही तो s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 2.1 और 2.3 वालों को दिक्कत हो रहा है कि आपने जो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया वो तो आपने s इज इक्वल टू 4 के हिसाब से जो फोर्स था उसको मान करके कैलकुलेट कर लिया है, इससे बाकी जो फोर्सेस थे ना सर वो नाराज़ हो गए, तो उनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस ये अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इंटीग्रेशन क्यों करना है। जैसे मान लो अगर s इज इक्वल टू 1 के लिए तुम अगर s इज इक्वल टू 1 वाला जो फोर्स है उसके लिए अगर तुम वर्क डन कैलकुलेट करते तो उसके लिए तुम क्या करते, तुम उसके लिए बोलते कि ठीक है 0 से 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 0 से 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो फोर्स है वो अपना क्या है, वो अपना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 2 3 न्यूटन का हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 कर देंगे तो क्या 3 जूल का वर्क डन है। आंसर गलत है भैया। अब क्यों गलत है भैया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि 0 से 1 वाले मार्क में क्या हमेशा जो फोर्स था, क्या वो हमेशा फोर्स 3 न्यूटन का था? नहीं। जब s इज इक्वल टू 0 है तो जो फोर्स तो है वो तो 2 न्यूटन का है। जब s इज इक्वल टू 0.5 है तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। तो अगर s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 1 तक लगातार फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम कैसे बर्डन कैलकुलेट कर सकते हैं s इज इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करके फोर्स के लिए? तो ये तो गलत बात है। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं x डिस्टेंस आगे जा करके, ठीक है, कहाँ से, s इक्वल टू 0 से कोई भी रैंडम x दूरी आगे चले जाते हैं, ठीक है, और x डिस्टेंस आगे जा करके एक dx का मैंने छोटा सा एलिमेंट कट दिया है। अब ये dx का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये dx का मतलब ऐसा समझ लो कि मान लो मैंने बोला कि कुछ दूरी पे ना 2 खरगोश थे, ठीक है, और मैंने उनको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, एक जो खरगोश है उसको मैंने बोला कि आपको स्टेशनरी रहना है और दूसरा वाला खरगोश क्या करेगा, वो जंप करेगा, ठीक है। वो बार बार ये खरगोश क्या करेगा, वो जंप करेगा। चलो भाई समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने खरगोश के साथ एक लिमिटेशन डाल दिया है। जो खरगोश जंप करके आगे आ रहा है मैंने उसको बोला है कि तुमको हर एक बार उतना ही जंप करना है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे बीच में जो सेपरेशन था वो कुछ तो स्मॉल डी था, तो अगली बार जो तुम्हारा जंप होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जो तुम्हारा सेपरेशन बचे वो कितना होना चाहिए, वो पहले वाले सेपरेशन का आधा हो जाना चाहिए। तो मैंने उसको खरगोश को ये बोला है। तो खरगोश बोला ठीक है मैं तो पहुंच जाऊंगा भाई, 3-4 जंप के बाद मैं पहुंच जाऊंगा इस तक, ठीक है। मैंने बोला कि तुम भाई लाखों कर लो, जंप कर लो, तुमको जितना जंप करना है कर लो, तुमको इसके पास पहुंचना है, जो सेकंड खरगोश है ना, उसके जो स्टेशनरी वाला खरगोश है उस तक तुमको पहुंचना है, ठीक है। पहली बार उसने जंप किया, सेपरेशन हो गया d/2, ठीक है। फिर जंप किया, सेपरेशन हो गया d/4, फिर जंप किया, कुछ d/8 हो गया। ऐसे लाखों करोड़ों जब भी जंप कर लेगा ना, तब भी दोनों खरगोश के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, ठीक है। अब इस समय ये जो गैप है, दोनों खरगोश के बीच में जो गैप है वो अपने सोच से कई ज्यादा छोटा है। ये मेरे को समझ में आ रहा है कि हर एक जंप के बाद वो छोटा होता जा रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि क्या जो खरगोश जो जंप कर रहा था क्या वो पहले वाले खरगोश को मिल पाएगा, तो आंसर होगा कि कभी नहीं मिल पाएगा सर, कभी भी उस खरगोश को नहीं मिल पाएगा। कितने कुछ इन्फिनाइट करोड़ों लाखों जंप के बाद शायद चांस हो कि वो उसके पास आ जाए, लेकिन वो कभी भी उसके मिल नहीं पाएगा। तो वो जो इन्फिनाइट करोड़ों लाखों जंप के बाद जो दोनों खरगोश के बीच का सेपरेशन है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ। मैं उसी को बोल रहा हूँ dx। अब इतना छोटा dx मैंने क्यों माना है, मान लो अगर मैं एक तो फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, s² + 2 का, ये मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन था। तो मैं एक बार s इज इक्वल टू x पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो s इज इक्वल टू x पे अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, x² + 2 हो गया। अच्छा, अगली बार मैं क्या करता हूँ, मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूँ x + dx पे। तो जब तुम x + dx पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, x + dx का होल स्क्वायर + 2। अब ये dx तो बहुत छोटा है सर, हम जितना छोटा सोच सकते थे सर उससे कई ज़्यादा छोटा है। तो अगर ये उससे कई ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे x के सामने उस dx को तो नेगलेक्ट किया जा सकता है। अगर x के सामने उस dx को नेगलेक्ट कर देंगे तो अभी भी इवेंचुअली अगर तुम फोर्स का एक्सप्रेशन देखोगे ना, अगर dx नेगलेक्ट हो गया तो x² + 2 आ रहा है क्या, मतलब ये dx जो है इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में क्या जो फोर्स है उस फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं क्या। अब अगर मैं इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लूँ इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में, अगर मैं उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लूँ तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना सर, फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो सर जब फोर्स कांस्टेंट होता है ना तो वर्क डन कैलकुलेट करना मेरे को आता है। वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन क्या हो जाता, फोर्स एट एनी x, ठीक है, फोर्स एट एनी x इंटू dx। अब ऐसा हम क्या करेंगे ना, हर छोटे छोटे dx के लिए कर लेंगे। अब हर छोटे छोटे dx के लिए मैं ऐसा कर लूंगा और इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। तो s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 4 का जो टोटल वर्क डन है क्या वो मेरे को मिल जाएगा। और जब मैं ऐसा dx वाला टर्म लेकर के वर्क डन कैलकुलेट करके और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे ऐड करना है, तो मैथमेटिक्स में ना ये हमें देखो, अब ये बोल देना कि dx के छोटे टुकड़े कर दो और ऐड कर दो, ये बोल देना आसान था लेकिन करना आसान नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में एक टूल होता है इंटीग्रेशन का जो हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमारा काम बन जाएगा।
अब इतना ही रहने देते हैं।